नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका रमन कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखक के विषय में जान लेते हैं। कमलेश्वर जी ये 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। इनका जन्म 1932 में हुआ था तथा मृत्यु 2007 में हुई। इन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं भी लिखी। इनके उपन्यासों पर अनेक फिल्में भी बनी। आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात, मिस्टर नटवरलाल, सोतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं इनकी ही कलम से लिखी गई थी। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता के अलावा दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिकों की पटकथा लिखने वाले भी कमलेश्वर जी ही थे। जॉर्ज पंचम की नाक लेखक का एक व्यंग्य प्रधान निबंध है। इसमें इन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बताया है। जॉर्ज पंचम, इनका जन्म 1865 में हुआ था और मृत्यु 1936 में। ये प्रथम ब्रिटिश शासक थे। तो लेखक ने इस पाठ में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर ही केंद्रित किया है। लेखक ने बताया है कि नाक, जॉर्ज पंचम की कहानी एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसके माध्यम से लेखक ने उन सभी भारतीयों पर कटाक्ष किया है जो मानसिक रूप से आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। आज़ादी जो है वो सिर्फ हमें कहने के लिए मिली हुई है, परंतु आज भी हम अपने आप को अंग्रेज़ों का गुलाम मानते हैं। मानसिक रूप से हम गुलाम मानते हैं, अंग्रेज़ों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। विदेशियों के प्रति हमारा आज भी आकर्षण बहुत ज़्यादा है। यही लेखक ने यहाँ दर्शाया है। पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, इसमें शुरू में लेखक कमलेश्वर जी ने बताया है कि इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली है। देश की सारी खबरें जो हैं इस शाही दौरे की खबरों से भरी हुई थी। अखबारें जो हैं इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर सबकी निगाह टिकी हुई थी कि रानी का दर्जी भी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। दर्जी तो परेशान होगा, क्योंकि उसका कर्तव्य था कि रानी की वेशभूषा तैयार करना। लेकिन उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरा करने वाले थे। वे क्यों करने वाले थे दौरा भारत का? क्योंकि वे देखना चाहते थे कि रानी की सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए हैं। तो यहाँ तक कि अखबारों में रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, इसके अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों तक की तस्वीरें छापी गई थी। लेखक कमलेश्वर जी यहाँ एक पत्रकारिता का नमूना दिखाना चाहते हैं। एक हल्के स्तर की पत्रकारिता लेखक ने यहाँ दिखाई है कि उस समय किस तरह की पत्रकारिता थी। ऐसी छोटी छोटी बातें जो इंग्लैंड के अखबारों की कतरने थी, कतरने मतलब नकल थी, वही भारत में छप रही थी। वही हेडलाइंस भारत के अखबारों में छप रही थी, हिंदुस्तानी अखबारों में छप रही थी। इंग्लैंड में छप रही थी, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों में उत्साह था कि रानी घूमने के लिए जा रही थी। पर भारत के लोगों में किस बात का उत्साह था? भारत के अखबारों में ये खबरें क्यों छप रही थी? उन लोगों के लिए, उन्हें श्रेष्ठ बताने के लिए जिन लोगों ने भारतीयों पर इतने अत्याचार किए थे, इतने लंबे समय तक भारतीयों को गुलाम बनाया था। आज भी हम उनके मन से गुलाम हैं, यही दर्शाने के लिए। मतलब यह एक ऐसी पत्रकारिता का उदाहरण यहाँ लेखक ने दिया है जो गंभीर पत्रकारिता नहीं थी, बहुत ही हल्के स्तर की। ऐसा लग रहा था मानो मनोरंजन पत्रकारिता हो। भारत में कोई और मुद्दा ही नहीं बचा, केवल रानी एलिजाबेथ को छोड़कर सब कुछ उन्हीं के चारों ओर घूम रहा था। उन्हीं की बड़ी धूम थी। शंख जो है वो इंग्लैंड में बज रहा था, उसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। मतलब मुख्य खबर तो वहाँ के लोगों के लिए थी, परंतु सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की लहर भारत में दौड़ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में धूम किस चीज़ की मची हुई थी
कि रानी जो एलिजाबेथ है वो दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी। उनके लिए कुछ तो होना चाहिए था, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए था। जिस रानी के बावर्ची तक पहले युद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, उनकी शान शौकत में क्या कमी रहनी थी। तो यहाँ पर लेखक ने यही बताया है कि रानी जो है दिल्ली आ रही थी और नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा। नई दिल्ली तो शहर है, नई दिल्ली में रहने वाले लोग ही बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे रानी के आने को लेकर। कुछ इस तरह से लोगों के मन में भावना आ गई थी, वे समझ रहे थे कि मानो ईश्वर की अनुकंपा हमारे ऊपर हो गई है, ईश्वर ने हमारे ऊपर दया कर दी है कि रानी एलिजाबेथ दिल्ली आ रही है। दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और अचानक ही एक तरह से उसके मुंह से निकल गया, वे आए हमारे घर, कभी हम उनको कभी अपने घर को देख रहे हैं। नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। वहाँ की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें जो थी साफ हो गई थी, इमारतों को सजाया गया था। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं हमारी उस मानसिकता के बारे में मानो पश्चिमी देश ही प्रगति का पर्याय हैं। पश्चिमी देश ही प्रगति का एक दूसरा जो है ऑप्शन हमारे पास बचता है। हमारा शहर, हम कुछ नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है, मतलब हम अपने आप को उनसे कम आंकते हैं। अपनी भी, हर किसी की अपनी एक पहचान होती है, हम ऐसा समझ नहीं पाते। दूसरों से हम स्वयं को कमतर क्यों आंकते हैं। लेखक यही बात यहाँ कहना चाहते हैं कि दिल्ली के पास सब कुछ था, बस नाक नहीं थी। एक बड़ी मुश्किल सामने आई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। नाक की भी अब एक लंबी कहानी है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के पास सब कुछ था परंतु नाक नहीं थी, मतलब अपना आत्मसम्मान नहीं था। नाक जो है वो आत्मसम्मान की परिचायक है, अपनी पहचान नहीं कर पा रही थी दिल्ली। इस नाक की भी एक लंबी कहानी है। लेखक कहते हैं इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, बहसें हुई थी। और कि बहसें किस बात पर हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अनेक शहरों में जॉर्ज पंचम की जो थी वो लाट बनी हुई थी, मूर्तियां बनी हुई थी। कुछ जो हैं, जो कुछ को तो समय रहते उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था, म्यूजियमों में पहुंचा दिया गया था। बहसें हुई थी। जैसे जैसे कुछ जो हैं लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, कुछ खामोश थे। खामोश रहने वाले का मतलब है कि उनकी ताकत जो थी वो दोनों तरफ थी। मतलब वे ये भी कुछ ऐसा भी कहना चाहते थे कि लगी रहने देनी चाहिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति, और कुछ ये भी कहना चाहते थे कि नहीं, हटा देनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने हमें इतने सालों तक गुलाम बना के रखा। हिंदुस्तान की ऐसी 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 जो थी मूर्तियां थी जो कुछ हिस्सों में से उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी। कहीं कहीं तो इनके लिए, नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध तक हुए थे, चंदे इकट्ठे किए गए थे, यानी कि पैसे इकट्ठे किए गए थे। अब जॉर्ज, इसके लिए हथियारबंद पहरेदार थे वो तैनात कर दिए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक जो थी वो अचानक गायब हो गई थी। जॉर्ज पंचम की नाक जो थी गायब हो गई थी। इस बात की जनता को मतलब कि हिदायत दी गई थी कि नाक लग जानी चाहिए। रानी आने वाली थी, अगर रानी आएगी और नाक ना हो तो क्या करेंगे। तो क्या हुआ कि एक मीटिंग बुलाई गई। रानी के आने के उसमें मूर्ति की नाक न हो तो परेशानी होनी ही थी। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की भी नाक नहीं बचेगी, अर्थात हमारा भी आत्मसम्मान नहीं रहेगा। उस स्तर पर सलाह मशवरे तय किए गए कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। अब मूर्तिकार को बुलाया गया, मूर्तिकार आया। मूर्तिकार जो था वो जरा, वैसे तो कलाकार था पर पैसे से लाचार था। मतलब दो दो व्यंग्य हैं यहाँ पर भी। मूर्तिकार सच मायनों में जो था वो कलाकार नहीं था, व्यवसाय से ही कलाकार था। दूसरा व्यंग्य पैसे से लाचार था, हमेशा सरकारी पैसे की उसे इच्छा रहती थी। इस तरह का मूर्तिकार आया। मूर्तिकार ने कहा, मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। ऐसा हुआ और मूर्तिकार आया। मूर्तिकार ने सबसे पहले कहा
कि नाक लग जाएगी, पर पता होना चाहिए कि मूर्ति कहाँ बनी है, कब बनी है, इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलें खंगाली गई, पेट चीरे गए, मतलब खंगाला गया उनको अच्छे से, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। मूर्तिकार ने फिर इसके लिए एक कमेटी बनाई गई कि आप पुरातत्व विभाग की ये फाइलें हैं, इनको ढूंढो, ये करो, इस तरह की बातें हुई, पर कुछ हल नहीं निकला। मूर्तिकार ने फिर दोबारा बैठक हुई, मीटिंग बुलाई गई। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बताया। लेखक ने यहाँ विदेशी माल के प्रति भी मोह को देखते हुए ज़बरदस्त व्यंग्य किया है कि हम भारतीय दिल दिमाग तौर तरीके, रहन सहन, यहाँ तक कि जो बॉल डांस है विदेशी तर्ज अपना चुके हैं, फिर पत्थर जैसी ना चीज़ ही क्यों छोड़ी जाए, वह भी विदेशों से, हर चीज़ यहाँ पर विदेशों से क्यों न मंगवाई जाए। विदेशी मोह की बात की गई। अब वो पत्थर विदेशी था। मूर्तिकार ने, अब जो है बात बिगड़ जाती है, पत्थर नहीं मिलता है तो मूर्तिकार वापस आ जाता है घूमकर, सरकारी खर्चे पर भारत का दौरा करके आया है। अब मूर्तिकार ने सुझाव दिया, दोबारा से मीटिंग होती है तो दोबारा से खिड़कियां दरवाजे बंद किए जाते हैं। अखबार में ना छापने की शर्त पर मूर्तिकार सलाह देता है कि देश में के कोनों में, अलग अलग कोने में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हुई हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक की लाट की नाक जो है वो इस पर लगा दी जाए मूर्ति पर तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का जो माप था वो मूर्तिकार के पास था। अब वह फिर चला सरकारी पैसे पर, शाही पैसे पर भारत का दौरा करने के लिए। दिल्ली से मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल गया और सभी प्रांतों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्ला, मोती नेहरू, सत्यमूर्ति, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सभी देशभक्तों की, शहीदों की लाटों को देखा, परखा। पूरे हिंदुस्तान की वो परिक्रमा कराया, पूरे हिंदुस्तान में वो शाही खर्च पर घूम आया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला। अर्थात सबकी नाक जो थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सबकी नाक बड़ी थी, जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी थी, तो उसे कोई भी सही माप नहीं मिला। अब दोबारा से सभा हुई, मीटिंग बुलाई गई, खिड़कियां दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने फिर एक नई योजना पेश की, क्योंकि सरकारी जो तंत्र है, सिस्टम है, जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, सब परेशान थे। सब जो है इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे कि क्या किया जाए। तो मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ की जनता है। उस समय जब ये निबंध लिखा गया था, जनता जो थी, देश की जनसंख्या जो थी 40 करोड़ थी। किसी की जिंदा नाक काट कर मूर्ति पर लगा देते हैं। तो क्या हुआ, यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर क्या किया जाए। मूर्तिकार ने जब कहा कि बस आप हुक्म दीजिए, यह नाक चुनना मेरा काम है, मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब इस बात की खबर जो थी वो जनता को नहीं थी, क्योंकि सब बंद कमरे में इस तरह की प्लानिंग तैयारी हुई थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था, सब परेशान थे। मूर्तिकार भी स्वयं अपने बताए ही हल से परेशान हो रहा था कि क्या करा जाए, क्या किया जाए। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी से कुछ और सहायता मांगी, जो कमेटी ने उसे दे दी, सभा ने उसे दे दी। लेकिन उसे एक हिदायत दी कि खास दिन, यानी कि जिस दिन रानी आने वाली है, हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आया और नाक लग गई। नाक लगने से पहले ही सारा काम हो गया था। हथियार बंद पहरेदारी की तैनाती हो गई थी। मूर्ति के आसपास का तालाब जो था वो सुखाकर साफ कर दिया गया था।
रबाब निकाल दी गई थी। रबाब यानी कि गंदगी, जो काई बनी हुई थी उसे साफ कर दिया गया था, ताज़ा पानी डाल दिया गया था ताकि जो लगाई जाने वाली जिंदा नाक है वो सूखने ना पाए। तो अब थोड़े दिन बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, वो भी बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। बात को सीधे सीधे नहीं कहा गया था यहाँ पर, अखबार में तोड़ मरोड़ कर बताया गया था कि पत्थर की लगाई गई है, परंतु बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती, ऐसी लगती है मानो जिंदा नाक लगाई है। उस दिन अखबार में न किसी प्रकार के उद्घाटन हुए, ना कोई फीता कटा, ना कोई सार्वजनिक सभा हुई, ना किसी का ताज़ा चित्र छपा, सब अखबार खाली थे। नाक तो एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए, परंतु अखबार चुप थे, खाली थे। क्यों, ऐसा कहना मुश्किल है। कहने का अर्थ है कि अखबार भी आत्मग्लानि से भर उठे थे कि एक जिंदा नाक लगाई गई है। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए। इसमें हमने देखा, इस पाठ में जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ में हमने देखा कि उस समय का जो सरकारी तंत्र है वो मानसिक गुलामी से गुजर रहा था। दूसरा, हमने इसमें ऐसी पत्रकारिता के बारे में पढ़ा जिसके पास मुद्दों का अभाव था, खबरें नहीं थी, बहुत ही हल्के स्तर की मनोरंजन मुद्दे उठाकर ला रही थी। तीसरा, मूर्तिकार ने यह भी यहाँ पर बताया है, जब वो शहीदों की मूर्तियों के नाप लेने के लिए गया है, बच्चों की मूर्तियों के नाप लेने के लिए गया है, महापुरुषों की मूर्तियों के नाप उसने लिए, कि सबकी नाक बड़ी है, अर्थात सबका जो आत्मसम्मान है वो जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक था। अब अखबार खाली क्यों थे? अखबार आत्मग्लानि से भर गए थे, उन्हें एहसास हो गया था, तो अपनी भूल का एहसास हो गया था उन्होंने खबर न छापकर अपनी इस भूल का एहसास किया था, आत्मग्लानि महसूस की थी कि हम विदेशियों के प्रति आज भी मानसिक गुलाम हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर कर दिया, उन शहीदों की नाक लगाने के लिए भी हम तैयार हैं। इस तरह का व्यंग्य जो है लेखक ने यहाँ पर किया है, आत्मसम्मान के बारे में लेखक ने बताया है। कहने का मतलब ये है, इस पाठ में सरकारी तंत्र और अखबारों की मिली भगत पर भी गहरा व्यंग्य किया है। सरकार अपने फैसलों को गलत सही ठहराकर मनमाने ढंग से अखबारों में छपवाती है, इस तरह की बातें यहाँ पर आई हैं। और अखबार भी क्या है, सच की गहराई में गए बिना सरकारी फैसलों को ज्यों का त्यों छाप देते हैं, तो उनका कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर व्यंग्य किया गया है, सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। सरकारी अधिकारी जो हैं किसी काम का जिम्मा अपने कंधों पर नहीं लेते, एक दूसरे पर डालते रहते हैं। कोई सवाल जवाब किया जाता है तो उत्तर कोई देना नहीं चाहता, एक दूसरे को इस दृष्टि से देखते हैं कि मानो उत्तर देना जो है वो दूसरे का काम है, मेरा नहीं। आखिर सारे काम का जो ठीकरा है, जो एक छोटे कर्मचारी पर थोप दिया जाता है, छोटे कर्मचारी के सिर पर फोड़ दिया जाता है, और वह भी अपनी गलती मानकर पीछा छुड़ा लेता है। सरकार की जो कमेटियां गठित करने की परंपरा है उस पर गहरा व्यंग्य यहाँ पर किया गया है कि सरकार सीधे सीधे जवाबदेही से बच जाती है। तीसरा, यहाँ पर विदेशी माल के प्रति लेखक ने व्यंग्य किया है कि क्यों न हर चीज़ विदेशों से मंगवाई जाए, विदेशी पत्थर तक की बात यहाँ पर की है। अब दूसरा, यहाँ पर मूर्तिकार पर व्यंग्य किया है कि मूर्तिकार जो है वो कलाकार था, व्यवसाय से कलाकार था, भारत की उसे चिंता नहीं थी, सरकारी खर्चे पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना चाहता था, मुंह मांगी मदद मांग रहा था, कला के नाम पर सरकार का जमकर शोषण कर रहा था। कहने का मतलब है भ्रष्टाचार की बातें यहाँ पर आई हैं। सुरक्षा तंत्र का मजाक उड़ाया गया है, खुला मजाक उड़ाया गया है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के इर्द गिर्द नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात हैं, फिर भी गश्त चल रही है और जॉर्ज पंचम की नाक कट जाती है, किसी को खबर नहीं होती। कहने का मतलब है भारतीय सुरक्षा तंत्र की पोल खोली गई है। तो शुभ चिंतकों को सरकारी खैर ख्वाह कहा गया है। कहने का व्यंग्य है, जैसे तैसे सरकार चलाने में रुचि रखते हैं, स्वाभिमान से, राष्ट्रीय स्वाभिमान से कुछ लेना देना नहीं, जॉर्ज पंचम की काली करतूतों से कुछ लेना देना नहीं, देश हित के बलिदानों की कोई चिंता नहीं, जैसे तैसे बस सरकार नहीं टूटनी चाहिए, सरकार बनी देनी रहनी चाहिए। जो यह पाठ है, इस पाठ का जो उद्देश्य है
वो यही है कि इसमें लेखक ने स्वाभिमान शून्य भारतीय शासकों पर व्यंग्य किया है, आज़ाद भारत के उन शासकों का मजाक उड़ाया है जो अपने आत्मसम्मान को भूल चुके हैं, अतीत में हुए अपमान को भूलकर अत्याचारियों का सम्मान करने में लगे हुए हैं। जो शासक कौन है? आज का सरकारी तंत्र है, सरकार है। उन्हें भारतीय महापुरुषों, शहीदों और संघर्ष की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो केवल इंग्लैंड की महारानी का मान रखने की। यानी कि आज भी वे विदेशियों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, बेहतर मानते हैं, अपने आप को उनसे कम आंकते हैं। तो इस निबंध में सरकारी कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। तो यहाँ पर एक बात और ये भी बताई है, लेखक कहना चाहता है कि हमें जो है अतिथि देवो भव की परंपरा जो है उस पर भी प्रश्न चिन्ह इस पाठ में लगाया है। लेखक कहना चाहता है अतिथि का सम्मान करना ठीक है, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।